ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ 26 ਅਗਸਤ 26 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੱਕ, ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਬਦਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ नहीं मिलती, संपत्ति नहीं मिलती, ते उस अधिकार की मंग सब तो पहला की गई कि जद मुंडियां नूं उन्हां दा हक मिलता है तो फिर औरतां नूं उन्हां दा हक आखिर क्यों नहीं मिलता। तो अमेरिका तो बाद कई वैसटर्न कंट्रीज़ दे विच भी महिलावां ने आवाज़ चुकी, क्योंकि उत्थे भी जिहड़ा उन्हां नूं बहुत ही गिनवे चुने अधिकार दिते जांदे सी। मर्दां दी तुलना दे विच ओह काफ़ी बुरा हाल सीगा ते बेहद ही बुरी तरीके दे नाल बर्ताव भी उन्हां दे नाल कीता जांदा सी। उस तो बाद साल 1890 दे विच अमेरिका विच नैशनल अमेरिकन विमेन सरफेस एसोसीएशन का एक गठन किया गया, एक जी सोसाइटी बनाई गई। इस संगठन ने महिलावां नूं वोट पाउण दा अधिकार दिता। तुसीं इस गल दा अंदाजा लगा सकते हो कि इस तो पहला तो महिलावां नूं वोट पाउण दा अधिकार नहीं सीगा। इस तो बाद साल 1920 विच महिलावां नूं अमेरिका दे विच वोट देण दा अधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि वो वोट देना उन्होंने जिहड़ा है अधिकार लड़नी पड़ी, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उस तो बाद उन्होंने ये अधिकार मिलिया। ते विमेन इक्वैलिटी डे वाले दिन जब असीं इतिहास की गल कर रहे हैं तो मौजूदा समय की गल करिए तो अज भी महिलावां नूं अपने हक दे लई लड़ना पैंदा है। उन्होंने हर चीज़ कहिए तो सौखे तरीके दे नाल नहीं मिलती। अज महिलावां हर एक खेतर दे विच, हर एक खेतर दे विच अपना नां कमा रही है, लेकिन उसके बावजूद अपने कई हक अजिहे ने जिस वास्ते उन्होंने लड़ना पैंदा है। ते अज इस महिला समानता दिन वाले दिन की कुछ जिहड़ा है होना चाहिए, किहड़े राइट्स जिहड़े उन्होंने अपने जानने चाहिए हैं ते की कुछ जिहड़े हैं लॉज हैं महिलावां दे लई। गलबात करते हैं, साडे नाल एडवोकेट ने, एडवोकेट कीर्ति आहूजा। मैम बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा पंजाब टुडे दे विच। नमस्कार मैम, अज विमेन इक्वैलिटी डे असी मना रहे हैं, महिला समानता का एक दिन। सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, वैसे तो हमेशा ही जो समान अधिकार देना चाहिए, लेकिन अज की सोसाइटी दे विच ये कितना कि तुसी कोरिलेट करते हो कि हाले भी वो स्थिति उन्नी की बेहतर नहीं हुई है जिन्नी की होनी चाहिए है। देखिए, अभी काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम करें तो पहले से बहुत ज़्यादा परिस्थिति अच्छी हो चुकी है। आप देखें कि पहले महिलाओं को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट नहीं थे, लेकिन हमारे देश में कानून में अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद से वुमेन को भी बराबर अधिकार मिला एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। आज वुमेन बराबर की कोपर सिनर हो सकती है। इसी के साथ आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, ईयर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया। वुमेन को ऐसे राइट्स दिए कि इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन उनको नहीं मिलता था, वो अलाउ किया गया। और इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस और आर्टिकल्स हैं जो कि वुमेन की इक्वालिटी के लिए मदद करते हैं। तो अगर देखा जाए तो पहले से स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। आप जिस भी क्षेत्र में देखें, आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं जी। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे लॉ फील्ड हो। मैं खुद एक एडवोकेट हूं तो मैं कोर्ट्स में देखती हूं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कंधे से कंधा मिलाकर वुमेन मेन के बराबर आगे बढ़ रही हैं। मैम, आगे तो वध रही हैं, लेकिन हले भी जिहड़ा है काफ़ी कुछ होना बाकी है। खासकर जेकर असीं पिंडां दी गल करते हैं, उत्थे हले भी जिहड़ा है बेसिक राइट एक जिहड़ी फीमेल दा होना चाहिए है, वो है एजुकेशन। पढ़ाई नहीं उन्हां नूं मिलदी ते अगे असीं किवें सोच सकते हैं कि बेहतर भविख उन्हां दा होवेगा। बिल्कुल ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पर अभी भी देखो एक माइंडसेट है
कि आप देखेंगे कुछ छोटे एरियाज में या फिर जहाँ पर एजुकेशन उतनी नहीं है, आज भी वहाँ पर ऐसी मेंटेलिटी है कि हमें बेटा चाहिए। तो ये मेंटेलिटी स्टार्टिंग से जो शुरू होती है कि मुझे बेटी नहीं, मुझे बेटा चाहिए, ये वहां से मेंटेलिटी स्टार्ट होती है और हमें वहां से इस चीज को बदलाव करने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं, बहुत अभी इम्प्रूव हो रही है ये स्थिति कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमें तो लड़की चाहिए, एक लड़की जो होती है वो दोनों पर संभालती है। लेकिन जहां पर इस तरह की मेंटेलिटी नहीं है, जहां पर थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है या अनएजुकेटेड एरिया है, वहां पर ये चीज ज्यादा देखी जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि एजुकेटेड फैमिलीज में भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर ये पुरानी मेंटेलिटी अभी भी चलती है जी। और वो लोग सोचते हैं कि नहीं हमें तो बेटा चाहिए, चाहे बेटी हो गई है, 2 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, लेकिन हमें तो बेटा चाहिए। तो ये मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। यहाँ पर एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटालिटी को चेंज करना। मैम आप ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੂਪ ਨੇ। ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਮਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ किन्नी की ज्यादा जागरूक नजर आती है? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि देखो कानून में जैसा मैंने अभी बताया बहुत सारे कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर स्पेसिफिक एक्ट्स जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, बहुत सारे कानून हैं जो कि वुमेन को राइट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वुमेन को इस बारे में जानकारी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। और ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। वुमेन को उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। कभी किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उनको पता नहीं होता है कि हम आगे क्या करें, और ऐसे में वो अपने उस इंसिडेंट को दबा लेते हैं और उसके बाद से वो इंसिडेंट रिपीट होता है क्योंकि आप उस पर आवाज नहीं उठाते हैं। और अगर आपके साथ कुछ गलत होता है और आप उस पर आवाज नहीं उठाते हैं तो जो सामने परपेट्रेटर होता है उसको इस बात का बल मिलता है कि वो सेम ऑफेंस रिपीट करे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि एजुकेशन जो हमारे देश में चल रही है, उस एजुकेशन में साथ साथ लीगल एजुकेशन भी दिया जाए, साथ में मॉरल एजुकेशन भी दिया जाए। यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है जानना कि सिर्फ वुमेन को राइट्स बताने से ही काम कंप्लीट नहीं होगा। साथ में ये जो जेंडर इक्वलाइजेशन का जो मैटर है और जेंडर सेंसिटाइजेशन का जो मैटर है, ये स्कूल में जाना चाहिए, जिसमें कि बच्चों को शुरू से ये जानकारी दी जाए, लड़कों को जेंडर सेंसिटाइज किया जाए और लड़कियों को उनके कानूनी राइट्स पता हो, उनको सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दी जाए, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो आपने क्या करना चाहिए। तो ये चीजें स्कूल एजुकेशन जुड़ जाएं और इसके साथ में कॉलेज एजुकेशन में जुड़ जाएं तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम होगा और अवेयरनेस इससे फैलेगी। और एक स्टार्टिंग लेवल से अगर अवेयरनेस आएगी तो कभी भी कोई इंसिडेंट अगर वुमेन के सामने आता है तो वो फेस करने के लिए रेडी रहेंगे। मैम इक्वालिटी की गल करते हैं तो खास कर चाहे हर एक फील्ड की तुसी गल कही कि अजकल हर एक फील्ड दे विच महिलावां ने, लेकिन कई अजिही फील्ड्स है जिथे हले भी जिहड़ा फीमेल्स नूं ये सोचा जाता है कि ये उन्हां दे लई बनी नहीं है। खास कर मैं गल करांगी पॉलिटिक्स दे विच बहुत घट महिलावां आंदियां हैं बट उन्ने उस हिसाब नाल नहीं आंदियां। दैन डिफेंस की गल कर लैंदे, डिफेंस दे विच भी महिलावां आंदियां पर वो फाइटिंग जोन दे कहिए या फिर उन्हां नूं फस्ट उस ते नहीं रखिया जांदा, वो या तां डॉक्टर्स होंदियां या फिर कोई सीनियर ऑफिसर्स दे लेवल दी होंदियां ते उन्हां दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंदियां। ते इसदा कारण ये भी दस्सिया गया सी कि फीमेल्स आप खुद डिफेंस सर्विसेज दे विच बहुत घट जांदियां। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि कम है, लेकिन इसके पीछे कारण खुद वुमेन की मेंटालिटी है। अगर वुमेन चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लास्ट ईयर ही 17 फरवरी को ही जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये इशू आया था कि वुमेन की जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो उस काबिल नहीं है कि वो मेन की बराबरी कर सके, जो परमानेंट कमीशन का इशू था। लेकिन इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि नहीं, कोई डिफरेंस
डिफरेंस नहीं वुमेन और मेन में। अगर वुमेन चाहे तो बिल्कुल मेन की तरह ही कंधे से कंधा मिला के हर जिम्मेदारी कर सकती है। ये मैं आपको डिफेंस एरिया के बारे में बता रही हूँ। इसी तरह से हर एक एरिया हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो डिफेंस एरिया हो, कोई भी एरिया हो, फील्ड हो, वुमेन ने ये सोचना चाहिए कि वो किसी से कम नहीं है। हालांकि ये देखा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की दृष्टि से वुमेन को घर भी संभालना होता है और बाहर भी संभालना होता है। लेकिन अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स उठाएं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमारे सामने हैं उदाहरण में, जिन्होंने अपने करियर को और साथ साथ अपने फैमिली को भी संभाला है। तो अगर वुमेन कुछ करना तो वो सब कुछ कर सकती है। ये वुमेन को अपने सोच में बदलाव लाना होगा और हर फील्ड में कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। मैम, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਾਈਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ लड़ाई लड़के तो फिर और किसी को की मिलेगा? बिल्कुल, बिल्किस बानो वाले केस में मैं ये कहना चाहूंगी कि उसमें जो ये फैसला हुआ है वो सही नहीं हुआ है। उस पे एक नज़ीर नहीं बननी चाहिए कि ऐसा हर केस में हो। और कल ही सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस इशू किया है सरकार को, और इसके ऊपर हम सब वकीलों को ये उम्मीद है कि इसमें ज़रूर सुप्रीम कोर्ट से कुछ एक निर्णय आएगा कि रूल्स प्रॉपर बनने चाहिए कि किस प्रकार के केसेस में क्या होना चाहिए। वैसे मैं आपको यहाँ पे लॉ की बात अगर करें तो आपको मैं बताऊं कि ये जो रेमिशन वाला रूल है वो हाल ही में अमेंडमेंट होके ऐसा हुआ है गुजरात गवर्नमेंट में कि आप रेप केसेस में रेमिशन नहीं दे सकते। रेप और मर्डर केसेस, ऐसे घृणित केसेस में आप रेमिशन नहीं दे सकते। लेकिन इसमें गुजरात गवर्नमेंट ने जो है वो पुराने 1992 के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हुए ऐसा किया है, बिकॉज इंसिडेंट ने उस समय का बताते हुए अप्लाई किया है। अमेंडमेंट के हमारे लॉ में ये बदलाव हो चुका है कि रेप जैसे केसेस में रेमिशन नहीं मिलना चाहिए। सभी वुमेन को पता होना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए कि अगर बिल्किस बानो केस में ऐसा हुआ है तो क्या हमें भी न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको भी न्याय मिलेगा। हमारी न्यायपालिका में सब कानून मौजूद है और न्यायपालिका हमारी बहुत विजिलेंट है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ऐसे केस को देखकर आपने अपने अंदर ऐसा नहीं भाव लाना चाहिए कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। ਕੀਰਤੀ ਮੈਮ, ਹਲੇ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹਲੇ ਵੀ ਪੜ ਰਹੇ? ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਲੇ women are still struggling? अभी देखें तो वुमेन, देखो सबसे पहले जो अगर आप कानून की बात करो तो है प्लेस में, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि हम कैसे उसको अप्लाई करें। और उस समय में क्या होता है कि बहुत सारा डीले होता जाता है और डीले का जो फायदा है वो ऑपोजिट साइड को मिल जाता है। ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं जिसमें कि क्लियर क्राइम हुआ है, ऑफेंस हुआ है, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से वो न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए एक अवेयरनेस बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि बहुत ज़रूरी है। समाज में वुमेन को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बड़ा इशू ये है कि जो वुमेन के राइट्स हैं, आप लॉ से हटके, मतलब कोर्ट से हटके भी अगर वुमेन के राइट्स देखें तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे राइट्स हैं कि वुमेन और मेन को इक्वल पे का राइट कॉन्स्टिट्यूट किया है। और इसी के साथ मैटरनिटी के रिलीफ के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें कि आप अपने इक्वल लिए पे दी तुसी गल कीती कि इक्वल पे मिलदी है हले? देखिए, काफ़ी सारे कुछ इंस्टीट्यूशंस में मैं बताऊं तो मुझे अगर पता है कुछ में ऐसा है कि नहीं, कुछ जगहों पे नहीं मिल पाता है, तो वहां पे एक तो नॉलेज की, मैंने बताया वुमेन को नॉलेज की कमी है। दूसरा, आवाज उठाने से डरते हैं, तो वुमेन को अपने राइट्स के बारे में जानना जरूरी है। दूसरा, राइट्स अगर पता चल गए तो उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन हो या वुमेन इक्वल पे मिलनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है।
तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको इक्वल पे नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका कैलिबर सेम है और आप सेम पोस्ट पर हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत आप जा सकते हैं, अपने जो राइट्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਨ ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं मिलती ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ? नहीं, देखिए ऐसा इसमें हम जनरल तौर पर नहीं कह सकते कि सब जगह क्या हो रहा है। जगहों पर जो है अच्छे से भी होता है, काफ़ी जगहों पे जो ऑफिसर्स हैं या जो भी स्टाफ हैं वो बहुत होते हैं। कई जगहों पे ऐसी न्यूज़ आती हैं कि वो कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, तो नहीं पता चल पाता है कि क्या करें। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगी कि घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है और चाहे कोई कोऑपरेट नहीं भी करता है, लेकिन आपके पास राइट्स हैं, तो आप उसके लिए फाइट कीजिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ फाइट फॉर योर राइट। मैं कैंपेन भी यही चलाती हूँ, फाइट फॉर योर राइट। उसकी मैं मैनेजर हूँ और मैं जगह जगह ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए करती हूँ कि लोगों को अपने राइट के बारे में पता चले और के लिए आप फाइट करें। जैसे हेल्प डेस्क आपने बात की, आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर आपको कोऑपरेशन नहीं मिलता है और आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, तो ऐसे में आप एक एडवोकेट को साथ लेके जा सकते हैं या आप किसी सोशल वर्कर को साथ लेके जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने राइट्स नहीं मिल सकते। तो अगर आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे रास्ते से जाइए, लेकिन फाइट फॉर योर राइट। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਵੇਲ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। बिल्कुल करना चाहिए। और इसमें देखिए, मैंने शुरू में कहा कि एजुकेशन से ज्यादा मेंटालिटी का फर्क पड़ता है। चाहे आपकी कितनी भी एजुकेशन हो जाए, मेंटालिटी का बहुत फर्क पड़ता है। क्राइम्स भी देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग करते हैं जो अनएजुकेटेड हैं। एजुकेटेड जो लोग हैं उनमें भी तो क्रिमिनल्स पाए जाते हैं, और ऐसे एजुकेटेड फैमिलीज हैं जहां पर विक्टिम साइलेंट रहती हैं। कितने सालों सालों तक विक्टिम आवाज ही नहीं उठाते हैं। मैं सिर्फ वुमेन ही नहीं, मेन की भी बात करती हूँ यहाँ पर कि मेन में भी मेंटालिटी इस तरह की होती है कि हम साइलेंट रह जाएं, वुमेन में भी होती है साइलेंट रह जाएं। तो इसमें ना मेन का सवाल है, ना वुमेन का, ना एजुकेशन का, ना नॉन एजुकेशन का। यहाँ पे मेंटालिटी का फर्क है। इसीलिए मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए और आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। चाहे आपके साथ कोई भी इनजस्टिस हो रहा है, तो आप वुमेन हैं या मैन हैं, आपको अपनी उठानी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਡਰਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਖੜੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਖੁਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपने बात कही कि वुमेन ऐसा सोचती हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। वुमेन अपने आप को अगर कमजोर समझती है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि चाहे सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको उस बारे में नहीं सोचना है। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि आई एम इक्वल, मतलब कोई फर्क नहीं है। तो अगर वुमेन खुद अपने अंदर ऐसा सोचती है तो कोई नहीं उसको रोक सकता है। और अगर हम सिर्फ इसी बात पर दोष देते रहेंगे कि मेन ऐसा सोचते हैं कि वुमेन कमजोर है, तो ये कभी नहीं बदलाव हो सकता, क्योंकि वुमेन ही अपने आप को जब तक कमजोर समझेगी तब तक चेंज नहीं हो सकता सोसाइटी में। यहाँ पर वुमेन को अपने अंदर ये सोचना जरूरी है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेन और वुमेन में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। ओनली हमारी फिजिकल बॉडी में डिफरेंस है, लेकिन अगर आप इंटेलेक्चुअल लेवल देखें तो कोई फर्क नहीं होता है। आप माइंड की बात देखें तो किसी में कोई फर्क नहीं होता। वी ऑल आर ह्यूमंस, सब इक्वल हैं। तो ये जो भेद है ये सिर्फ और सिर्फ शरीर का है, और लॉ भी हमारे लिए यही कहता है
कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कहता है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेन एंड वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। तो जब लॉ भी ऐसा कह रहा है, जब एक साइंटिफिक चीज भी ये कह रही है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो वुमेन ने ये सोचना चाहिए कि हम मेन के बराबर हैं, इक्वल है, और हर तरह के फील्ड में हम आगे जा सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਮ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ महिलावां नूं नहीं पता हुंदे कि जेड़े उन्हां दे राइट्स हैं? लीगल राइट्स की बात करें तो जैसे एफआईआर होती है अगर किसी पर और पुलिस अरेस्ट करने, तो वुमेन का ये राइट को पता होना चाहिए कि इवनिंग 6 PM के बाद और सुबह 6 बजे तक, इस पीरियड में पुलिस वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि पुलिस के पास मजिस्ट्रेट का स्पेसिफिक ऑर्डर ना हो और कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर साथ ना हो। तो ये वुमेन को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट राइट है। दूसरा, वुमेन के राइट्स में मैटरनिटी के राइट्स हैं। अगर आप किसी जगह पर हैं, आप काम कर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मैटरनिटी राइट्स क्या हैं। आप उस समय लीव ले सकते हैं और उस समय आपको पेड। साथ ही जैसा मैंने बताया कि इक्वल पेमेंट का भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, आर्टिकल 39 में, कि आपको इक्वल पे मिलना चाहिए। अगर आपके पास सेम कैलिबर है, आप सेम पोस्ट पर हैं, तो आप बोल सकते हैं कि राइट है। इसी तरह वुमेन के राइट्स में बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, जैसे स्पेसिफिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है। उसके अंदर हर तरह की क्रूएलिटी कवर की गई है, सिर्फ फिजिकल क्रूएलिटी ही नहीं, उसमें मेंटल क्रूएलिटी, इकोनॉमिक क्रूएलिटी भी इंक्लूड की गई है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की क्रूएलिटी हो रही है तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, या प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं इस एक्ट के तहत, आप वहां अप्रोच कर सकते, और आप रेजिडेंशियल राइट्स मांग सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर आपको घर से निकाल दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आपको रेजिडेंस मिलेगा, तो आप रेजिडेंस राइट्स में भी जा सकते हैं। साथ वुमेन को प्रॉपर्टी में भी बहुत सारे राइट्स अभी मिल गए। जैसा कि मैंने बताया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पहले वुमेन को इक्वल राइट नहीं था, लेकिन अब बेटी को भी ये अधिकार है कि बेटे के बराबर उसको अपने पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। बेस सारे जड़े अजिहे राइट्स है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਮ, ਇਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਫੀਮੇਲਸ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखिए, ये बात सच है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा आजकल न्यूज़ में भी आ रहा है, बहुत सारे केसेस देखती हूँ खुद। मैंने कि कई केसेस में क्वैशिंग डाली है जिसमें कि वुमेन जो है वो कानून का गलत फायदा उठा के झूठे केस कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझने वाली पूरे वुमेन समाज को ये समझना चाहिए कि अगर आज हम झूठा केस करते हैं और कल को सच में हमारे साथ कोई क्राइम हो जाता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम जब कोर्ट में जाएंगे या हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, तो इतने सारे जो झूठे केसेस को देखते हुए सामने वाला जो पुलिस ऑफिसर होगा या कोर्ट होगी, वो पहली नजर में आपको शंका की नजर से देखेंगे। जब मान लो 100 में से 90 केसेस झूठे हैं, तो 91th अगर मामला भी होगा तो उसको एक शंका की नजर से देखा जाएगा। इसीलिए अगर आप इतने ज्यादा झूठे केसेस करते जाएंगे, तो जो सच में अगर कभी किसी के साथ क्राइम हुआ, तो वो क्या करेगी, वो लड़की या वो वुमेन क्या करेगी? तो उसको कितना कुछ झेलना पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि उसको किसी शंका की नजर से देखा जा रहा है, फिर उसके बाद से ट्रायल कोर्ट में जब ट्रायल चलेगा तो उसको यहाँ से सब हैंडल करना पड़ेगा। और इतने सारे जो झूठे केसेस जब कोर्ट तक पहुंचते हैं, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कोर्ट का बर्डन कितना बढ़ता है। बिल्कुल, आप देखो, एडवोकेट हूँ मैं, जब कोर्ट में जाती हूँ और मेरे पास कुछ रियल केसेस भी हैं जहाँ पे सच में विक्टिम के साथ में क्राइम हुआ है, घिनौने से घिनौना रेप केस हुआ है, लेकिन उस रेप केस में 10 साल हो गए लेकिन अभी तक है। और ये स्थिति क्यों है? क्योंकि उस कोर्ट में ऐसे इतने सारे केसेस हैं जो कि कोर्ट को संभालने पड़ते हैं।
तो जितने ज्यादा अगर झूठे केसेस बढ़ते जाएंगे तो कोर्ट का बर्डन बढ़ता जाएगा, और कोर्ट का बर्डन बढ़ेगा तो सच्चे केसेस को टाइम नहीं मिल पाएगा, और वहां पर जब टाइमली जस्टिस नहीं मिलेगा तो जो रियल क्रिमिनल्स हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे, बेल पर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण बेल का होता है डीले, और डीले का फायदा आरोपी उठा के बेल पे बाहर आ जाता है, और वो क्रिमिनल जब सोसाइटी में है तो वो क्राइम रिपीट करेगा, और कितने जो इनोसेंट हैं वो जेल में बंद हैं। तो ये जो डिसबैलेंस हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सारी वुमेन जो हैं वो फॉल्स केस करती हैं। इसीलिए आज हमने ये बहुत जरूरी है बात करना कि जहां पे हम वुमेन इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जहां पे हम वुमेन राइट्स और वुमेन लॉज की बात कर रहे हैं, वहां पे हम ये भी अवेयरनेस फैलाएं कि फॉल्स केस नहीं करना चाहिए। फॉल्स केस करने से सिर्फ मेन का ही नुकसान नहीं है, उसका इनडायरेक्टली नुकसान वुमेन को भी है, और हर वुमेन को उसका इनडायरेक्टली नुकसान एक ना एक दिन जरूर आएगा। इसीलिए ये फॉल्स केसेस नहीं करने चाहिए, ये वुमेन को समझना चाहिए, और जो मेन हैं उनको ये देखना चाहिए कि अगर आपके ऊपर फॉल्स केस हुआ है तो आप घबराए नहीं, कानून में ये प्रावधान है, आप सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं केस क्वैश कराने के लिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मेरिट है आप कोर्ट को बता सकते हैं कि मेरे ऊपर किस तरह झूठा किया गया है, और आप एंटिसिपेटरी बेल लेके अपना प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। तो उनके लिए भी कानून में प्रोविजंस हैं जिनके ऊपर फॉल्स केस हो जाता है, इसलिए उनको घबराना नहीं चाहिए, और साथ में वुमेन को इस बारे में डीप सोचना चाहिए कि हम कभी फॉल्स केस ना करें, ताकि कल को हमारे साथ रियल में हो तो हम उस समय आवाज उठा सकें। मैम ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਮਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ कि अजिही चीज़ां ना होवे? अब ऐसे में देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। लीगल अवेयरनेस के साथ साथ एक जनरल अवेयरनेस भी होती है। देखो, हर एक वुमेन के अंदर एक अपना एक होता है, एक पता है कि हमें कहाँ पर क्या जगह सेफ है, क्या जगह अनसेफ है। ये एक वुमेन पर्टिकुलर ही बता सकती है, सामने वाला देख के नहीं बता सकता कि वो वुमेन वहां पर सेफ है या अनसेफ है। ये हर पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का इंस्टिंक्ट होता है कि उसे पता होता है कि मैं यहाँ पर कितनी सेफ हूँ, कितनी अनसेफ हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर अनसेफ हूँ तो आप उसके लिए बात कीजिए। सबसे जरूरी है कि आप अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से बात की, चाहे छोटा सा भी आपको अगर कुछ लगता है कि मैं यहाँ पर अनसेफ हूँ या मेरे साथ में कुछ भी गलत हो रहा है या हो सकता है, तो आप अपनी फैमिली से बात कीजिए, अपनी फ्रेंड से बात कीजिए, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो अवेयरनेस तो देखो सिर्फ लीगल नहीं, अवेयरनेस हर तरह से बहुत जरूरी है, और हमेशा अलर्ट रहने की बहुत जरूरी है। चाहे वुमेन कहीं पे हो, एनसीआर में हो, दिल्ली बॉम्बे में हो, कहीं पे भी हो, अवेयर रहना बहुत जरूरी है। सोसाइटी में अच्छे लोग बहुत हैं तो क्रिमिनल माइंडेड भी हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा सामना कभी ऐसे क्रिमिनल्स के साथ ना हो जैसे निर्भया के साथ हुआ। ऐसे क्रिमिनल्स के साथ हम ऐसे स्थिति में आ जाते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीजें वुमेन को अपने सर्कल में डिस्कस करनी चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये सब बात करनी चाहिए। इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए, इस तरह के डिस्कशंस होने चाहिए, जैसे आप ये डिस्कशन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है कि ये सब लोगों को एक अवेयरनेस देता है कि समय में कोई परिस्थिति आती है तो हम उस समय क्या कर सकते हैं। मैम, पुलिसिंग ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ लोड़ है महिलावां दे मैटर्स दे विच। एज एन एडवोकेट मैं आपको बताऊं तो वुमेन पुलिस ऑफिसर्स की बहुत कमी है। हर पुलिस स्टेशन में आंखें तो वुमेन पुलिस ऑफिसर्स की कमी है।
जब कभी कोई वुमेन अगर कंप्लेन करने जाती है तो ये वुमेन को पता होना चाहिए कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ज़रूर हो। तो अगर वहाँ पे वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं तो आप कॉल कीजिए, आप वहाँ पे बताइए कि मुझे वुमेन पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वुमेन पुलिस ऑफिसर्स में भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए कि किस तरह से जो विक्टिम्स आते हैं उनके साथ में बात किया जाए। और ये प्रोग्राम्स काफ़ी जगहों पर होते हैं, काफ़ी मैंने खुद देखे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो ये और ज़्यादा बढ़ने चाहिए बिकॉज़ आज की डेट में पुलिसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पुलिसिंग सही से होती है और सब इन्वेस्टिगेशन सही से होती है, विक्टिम के साथ में ट्रीटमेंट अच्छा होता है, तो विक्टिम को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मुझे न्याय मिलने की उम्मीद है। कई बार शुरू के स्टेप में ही जो है विक्टिम पीछे हो जाती है, उसको लगता है कि नहीं मेरे साथ यहाँ पे कोऑपरेटिव माहौल नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट्स में भी हों। और लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात वुमेन के लिए भी है कि अगर आपको लगता है कि कोऑपरेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पे अपनी बात को रखिए अच्छे से। उसके बाद से फिर भी अगर आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन में आपको नहीं मिल पा रहा है न्याय तो आप डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास भी आप जाके सीधा अपना कंप्लेंट कर सकते हैं। ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਮਨਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ महसूस करवाना? गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा रोल है और वुमेन सिक्योरिटी और वुमेन इक्वालिटी का इशू चाहे सरकार आए वो जरूर उठाती है बिकॉज ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज भी हम देखें कि फॉल्स केसेस की बात अगर हम देखें, फॉल्स केसेस तो होते हैं लेकिन उसके अलावा जो रियल में क्राइम्स जहाँ पर बच्चियों के साथ में रेप होता है, लड़कियों के साथ में हीनियस क्राइम रेप के साथ मर्डर हो जाता है, या डोमेस्टिक के भी जहाँ पे रियल केसेस आते हैं, वो आप अगर रेशियो देखें, आप अगर गूगल पे सर्च करके देखें तो रोज इतने मैटर सामने आ रहे हैं। आप न्यूज़पेपर खोल के देखिए, आपको कोई दिन नहीं मिलेगा जिस दिन आपको ऐसी खबर नहीं आएगी कि किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ या किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ, किसी महिला या लड़की के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ। ऐसा कोई दिन नहीं है। तो क्राइम्स बढ़ रहे हैं डेली। ऐसे में सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर सरकार को सबसे बड़ा काम करना है पुलिसिंग का। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा पुलिसिंग का, तो पुलिसिंग और सरकार दोनों का रोल साथ में है। बिकॉज सरकार कैसे इस तरह से कर पाएगी काम? ऑब्वियसली पुलिसिंग के जरिए ही सरकार एक बहुत सही काम कर सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वुमेन को सिक्योरिटी की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए क्राइम होने के बाद से तो सारे लॉज अप्लाई करना बात की बात है, और वहां पर सरकार का रोल नहीं, वहां पर कोर्ट्स का रोल है। लेकिन सरकार का रोल कहां पर है? सेफ्टी प्रोवाइड करने का, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। तो ऐसे जैसे कि निर्भया केस के बाद से पुलिस वैन लगातार घूमने लगी, लेकिन अगर आप देखें कि वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, मीडिया में लाइट में आता है, तो सरकार काफी एनलाइटन हो जाती है और उस समय बहुत ज़्यादा पुलिसिंग भी बढ़ जाती है। पूरा जो पुलिस वैन है वो रात को घूमती है और ऐसे नंबर जारी किए जाते हैं कि आपको कभी भी कुछ हो तो आप फोन कर लें। लेकिन जब वो इंसिडेंट कुछ दिन बीत जाते हैं, फीका हो जाता है, तो सब कुछ वापस फीका होने लग जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंसिडेंट के बाद फीका ना हो, और पर डे बेसिस पर सरकार ने इस पर एक नज़र रखनी चाहिए, रिपोर्ट बनानी चाहिए कि हर दिन हमारी पुलिसिंग कैसी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, वुमेन सेफ्टी के लिए हम क्या क्या जो है कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके लिए वुमेन को कैसा लग रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। सरकार वुमेन के रिस्पॉन्सेज भी ले कि आपको कैसा लगता है कि आप बस में ट्रैवल करते हैं रात को, या आप कितने महिलाएं हैं जो नाइट ड्यूटी भी करती हैं आजकल, रात को सर्विस में जाना पड़ता है, उनको प्राइवेट कंपनीज में जॉब करनी पड़ती है, तो उनको कैसा सेफ लगता है, उनसे राय लेनी चाहिए सरकार को। और इसमें एक पोल लेना चाहिए, सबकी राय लेते हुए सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए। मैम तुसीं गल कीती कि सरकारां दा रोल दी, एक फंड्स होंदे हैं विमेन दी इंपावरमेंट दे लई, उन्हां नूं जिहड़ा उन्हां दे उत्थान दे लई
ਫੰਡਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਿਰਭਇਆ ਫੰਡਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਿਰਭਇਆ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੋ ਵਿਮਨ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ कि उन्हें फंड्स की वरतों ही नहीं की गई, इस्तेमाल ही नहीं किए गए वो फंड्स, कई स्टेट्स ने यूज ही नहीं किए। हाँ, ये सही है। और बिकॉज अभी लेटेस्टली ये रिपोर्ट भी आई थी कि निर्भया फंड कितना सारा वैसा का वैसा पड़ा है और वो सही जगह पर नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर सरकार का तो रोल है ही, लेकिन साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि सब विक्टिम्स को भी पता हो कि अगर आपके साथ में रेप केस होता है, आपके साथ में अगर रेप का इंसिडेंट होता है, तो आप निर्भया फंड से कंपनसेशन सीख कर सकते हैं। ये नॉलेज सबको नहीं है। मैं एज एन एडवोकेट आपको बताऊं तो हमारे कोर्ट में कितने सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर विक्टिम्स को ये पता ही नहीं था और उनके केसेस में कन्विक्शन भी हो गई है, लेकिन उन्होंने फंड में सीख ही नहीं किया, कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी। तो सरकार को इस निर्भया फंड के बारे में एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए कि जो सही विक्टिम है वहां तक ये पहुंच सके, जो कंपनसेशन है वो सही जगह तक पहुंच सकेगा, तभी इस निर्भया फंड का फायदा है। अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है पड़े पड़े। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट की बहुत जरूरत है, इस अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और ये आपने अच्छा सवाल उठा के यहाँ मीडिया के माध्यम से आपने सब लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो ये फंड्स का जोड़ा इस्तेमाल भी होना चाहिए। लेकिन फीमेल्स का रोल की असीं गल करते, हुण पेरेंट्स के रोल की गल करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को, चाहे वो फीमेल है या वो मेल है, उन्होंने की सीख दे रहे हैं कि दोनों बराबर होने चाहिए। इस विच कितना कि असीं अपनी सोसाइटी दे विच अज भी देखते हैं कि अज भी जिहड़ा है बराबरी का पहले ही पेरेंट्स जिहड़े किस हिसाब नाल परिवार की गल करते हैं, परिवार विच ये दिखाया जाता है कि वो मुंडा है उन्होंने पहला प्रैफरेंस देनी है, कुड़ी नूं बाद च देनी है। इस चीज़ नूं हले भी बदलन दे विच कितना कि समा होर लगेगा? देखिए, पहले से तो ये स्थिति काफ़ी सुधरी है। काफ़ी सारे फैमिलीज ऐसे हैं जहाँ पर अब ये इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है और लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही पाला जाता है। लेकिन हालांकि कुछ फैमिलीज में है इस तरह, कुछ सोसाइटीज में ऐसा हो भी रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक लड़की भी उतना ही आपका ख्याल रख सकती है जितना एक लड़का ख्याल रख सकता है। इनफैक्ट लड़की आप देखें तो शादी होने के बाद से दोनों परिवारों को किस तरह से लेके चलती है, आप उन फैमिली से जाके पूछिए जिन लड़कियों की शादी हो गई, और वो दोनों फैमिलीज को कितना अच्छे से लेके चलती हैं। और कितने ऐसे केसेस है जहाँ पे माँ बाप का ख्याल रख रही हैं और लड़के तो छोड़ के जा चुके हैं। तो केसेस को देखना चाहिए माँ बाप ने, और इस तरह की मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए। इस तरह की एग्जाम्पल्स देख के उनको समझना चाहिए कि हम ये सोच बदलें अपनी, कि लड़की हमारे लिए बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगी। इस तरह की जो सोच है वो बदलनी चाहिए। इनफैक्ट आजकल तो ये देखा जा रहा है कि लड़कियां ज़्यादा बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल रखती हैं। तो ये चीज़ पेरेंट्स के माइंड में भी माइंडसेट चेंज होना चाहिए। और साथ साथ मैंने जैसा बताया कि स्कूल एजुकेशन में भी ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब बच्चे अगर मेंटालिटी उस तरह की बनेगी, तो यही बच्चे जब आगे पेरेंट्स बनेंगे, शादी करेंगे, तो इनकी मेंटालिटी वही चलेगी जो ये पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें स्कूल में ही शुरू से सिखाई जाए, जेंडर सेंसिटाइजेशन का इशू, ये गर्ल बॉय सेम है, इक्वल का इशू, और इन वुमेन मैन में कोई फर्क नहीं है, ये अगर एजुकेशन में ही इसको घुसा दिया जाए, तो ये आगे चलकर यही बच्चे जब बड़े होंगे तो इनकी मेंटालिटी फिर जब अच्छी बनेगी तो पूरी सोसाइटी की मेंटालिटी एक दिन चेंज हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं तो मैंने जो PIL डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने बहुत सारे कानूनों में चेंजेस के लिए मांग की थी। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच, जिसमें कि जस्टिस रमन्ना जो थे वो चीफ थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेरे सुझावों को अप्रिशिएट करके सरकार को कहा कि आप इस पे गौर कीजिए और इस पे काम कीजिए। और रिसेंटली उस सरकार ने मुझे कहा है कि हम आपके सुझावों पे काम कर रहे हैं। तो उन सुझावों में मैंने एक सुझाव ये भी दिया है कि स्कूल एजुकेशन में ये इंक्लूड किया जाए सब्जेक्ट रिगार्डिंग जेंडर सेंसिटाइजेशन और रिगार्डिंग लॉज, क्योंकि ये जो लॉ है वुमेन रिलेटेड लॉज, चाहे वो 354 IPC हो, चाहे वो 376 रेप का कानून हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, ये कानून बॉयज को भी पता होने चाहिए। क्योंकि यंग एज में आने के बाद जब वो क्राइम करते हैं, कई बच्चों को तो पता भी नहीं
होता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो बचपन से वो स्कूल एजुकेशन में ये सब्जेक्ट आना चाहिए और जेंडर सेंसिटाइजेशन का भी इशा चाहिए, ताकि जब ये बड़े हों और सोसाइटी आज में जाएं तो ये जैसा ये बनेंगे वैसे ही हमारी सोसाइटी बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर काम करेगी और जल्द ही इस पर जो है काम होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये रिप्लाई मेरे मेल पर आया है कि वो इस पर काम कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਵਨਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस की कमी, और जैसा मैंने अभी बताया जेंडर सेंसिटाइजेशन की कमी, और तीसरा मैंने बताया कि स्कूल एजुकेशन में जो कमी है उस वजह से जो एक यंग एज होती है जिसमें कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, उस एज में बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। वो जोश जोश में कर जाते हैं और उनको पता नहीं चलता है। बहुत सारे बच्चे जुवेनाइल केसेस में फंस जाते हैं, बाद में वो बताते हैं कि हमें पता ही नहीं था और हमने जो है जल्दी में बिना सोचे कर दिया। तो ऐसे में जरूरी है कि घर में सबसे पहली शुरुआत घर से होती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों से ये नॉलेज देनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, को नॉलेज देनी पड़ेगी कि आप कैसे अपने आप को सेफ रखें, और लड़कों को नॉलेज देनी पड़ेगी कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और इस चीज़ों के क्या नुकसान हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब घर में पेरेंट्स भी बच्चों को बताएं। साथ साथ में स्कूल एजुकेशन में ये अगर इंक्लूड किया जाए, एक सब्जेक्ट ही बना दिया जाए और टीचर्स इसमें बच्चों को इस तरह से नॉलेज दें, तो ये बहुत काम करेगा। क्योंकि आज की डेट में मॉरल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मॉरल एजुकेशन अगर इस समय पर दी जाए तो यही बच्चे जब एक उस एज में आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, उस एज में ये संभल सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਰਤੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਮਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਹੋ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰਤ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤਦ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੀਮੇਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।